सो आप लोगों को थोड़ा डाउट था एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन में, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सो आप लोगों को क्या समझ में आया एक्यूरेसी और प्रिसिजन, जो स्कूल में समझाया था वो मुझे आपको क्या लगा? वैल्यू जो होती है मतलब तो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू और प्रिसाइज जिसमें सबसे ज़्यादा डेसिमल पॉइंट स्कूल में एक केमिस्ट्री तो अलग ही लेवल पे खेल रहे हैं। सर केमिस्ट्री में तो यही समझा मोर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। चलो, मतलब वो जो बात है ना वो एग्जैक्टली शॉर्ट हैंड से ही नहीं है। मैं एग्जैक्ट बात आपको बताऊंगा कि एक्चुअली होता ये है कि अगर कोई चीज कोई हम वैल्यू ले रहे हैं रीडिंग की, अगर वो प्रिसाइज है तो उसमें ज्यादा डेसिमल प्लेस आते हैं, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो प्रिसीजन का मतलब है, कॉन्सेप्ट जो प्रिसीजन का है वो मैं आपको पहले बताऊंगा, ठीक है। सपोज तो आर्चर है, आर्चर मतलब निशानेबाज है ना, एक है इसका नाम ए है और एक है बी, दोनों को टारगेट दिया गया कि जो सेंटर है इस पे उनको हिट करना है, ठीक है। सो अब ये जो दोनों आंसर है इसमें से एक जो है वो क्या कर रहा है, एक ने निशान लगाया, उसने ना 5 ट्राई की, 5 टाइम्स हिट किया। एक बार उसने यहाँ हिट किया, एक बार यहाँ हिट किया, एक बार यहाँ हिट किया, एक बार यहाँ हिट किया, ठीक है, और एक बार यहाँ, ठीक है। ये हमारा टारगेट है। जो बी वाला है उसने क्या किया, उसने 5 निशाने यहीं पे ही मान लिए। तो अब अगर हम कॉन्सेप्ट समझें कि एक्यूरेसी और प्रिसिजन का क्या कॉन्सेप्ट है, तो मोर एक्यूरेट जो है वो ये वाला है, क्योंकि इसका जो निशाना है वो एक्चुअल टारगेट के नजदीक जा रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, एक्यूरेट हो गया, ठीक है। और ये वाला जो है प्रिसाइज, ये प्रिसाइज है, क्योंकि इसका जो निशाना है वो इधर उधर नहीं हो रहा है, एक ही जगह पर हो रहा है, हालांकि वो गलत जगह पे मार रहा है, तो ये एक्यूरेट नहीं है बट ये प्रिसाइज है ना। अब होता क्या है, जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट से कोई मेजरमेंट लेते हो, अगर वो इंस्ट्रूमेंट मान लो थोड़ा सा खराब है तो आपकी रीडिंग जो है ना बार बार थोड़ी सी गलती आएगी। तो ये जो ऐसा हो सकता है कि जो निशानेबाज है इसका जो वो इंस्ट्रूमेंट है वो थोड़ा सा खराब हो, इसलिए वो बार बार नहीं पर मार रहा है, लेकिन वो प्रिसाइजली मार रहा है। अगर उसका इंस्ट्रूमेंट सही हुआ तो इससे ज्यादा अच्छा निशाना ये लगाएगा, क्योंकि इसका जो ये टारगेट जो ये मार रहा है, ठीक है, उसमें इनकंसिस्टेंसी नहीं है ना, इट इज मोर कंसिस्टेंट, मोर प्रिसाइज। इट इज नॉन कंसिस्टेंट बट एक्यूरेट, क्योंकि टारगेट के नजदीक पहुंच गया, ठीक है। तो एक्यूरेसी में हम क्या लिखेंगे, if reading is more closer to actual value then it is accurate or precision. If reading is more consistent with nearby values, और इधर हम एक नोट बनाकर लिखेंगे, any reading which is accurate may or may not be precise. ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट, any reading which is more precise
मे और मे नॉट बी एक्यूरेट। तो दोनों केस हो सकते हैं। ठीक है। सर जैसे अगर हम जीरो ले एक नंबर हाँ और 0.1 और 0.1 है, तो सर 0.1 एक्यूरेट होगा और 0.01 प्रिसाइज होगा। लेकिन दोबारा जैसे जीरो एक नंबर है जीरो एक नंबर है, ठीक है। और 0.01 और 0.1, तो सर इसमें एक्यूरेट 0.1 और प्रिसाइज 0.01 होगा। देखो अगर आप प्रिसाइज की बात करो, अगर हमें ट्रू वैल्यू नहीं पता है, दो सिनेरियो, ट्रू वैल्यू नहीं पता है, अगर ट्रू वैल्यू जीरो, अगर ट्रू वैल्यू जीरो है, ठीक है, तो दिस इज मोर एक्यूरेट एंड दिस इज मोर प्रिसाइज। क्यों? क्योंकि ज्यादा क्लोजर है। एक तो वो ज्यादा क्लोज है ट्रू वैल्यू के, ठीक है, और उसमें डेसिमल बेसिस आता है। मैंने बताया था ना, जो केमिस्ट्री से ने बताया है, क्योंकि वो भी सही है, पर 100% सही नहीं। दो सिनेरियो, आपको ट्रू वैल्यू पता है या नहीं पता। अगर हमें नहीं पता है तो हम सीधा सीधा बोल देंगे कि जिस वैल्यू में डेसिमल बेसिस आता है वो प्रिसाइज है। और सर अगर 1 होता तो ट्रू वैल्यू क्या? अगर ट्रू वैल्यू 1 होता तो मोर एक्यूरेट ये वाला होता। लेकिन प्रिसाइज ऊपर वाला होता। हाँ, एक्चुअली प्रिसिजन जो है ना, वो नंबर ऑफ रीडिंग से जांच करता है, नंबर ऑफ रीडिंग्स, है ना। तो लेकिन अब एक चीज आप ध्यान रखो, उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको ट्रू वैल्यू पता है तो जो रीडिंग ट्रू वैल्यू के नजदीक है वो एक्यूरेट होगी, है ना। और अगर कोई इंस्ट्रूमेंट एक ही रीडिंग, भले भले वो गलत हो, एक ही रीडिंग के आसपास सारी रीडिंग दे रहा है, तो वो इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखें। मैं नोट डाउन। ओके, तो ये हमने एक एग्जांपल किया है क्लॉक का एक्यूरेसी और प्रिसिजन के लिए। ये क्लॉक 1 की रीडिंग है और ये क्लॉक 2 की रीडिंग है। क्लॉक 2 की जो रीडिंग्स हैं, ठीक है, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, बट ये ट्रू वैल्यू से थोड़ा दूर है, तो ये प्रिसाइज हो गया। और ये जो वैल्यूज है ये ट्रू वैल्यू के नजदीक है, तो ये वाली वैल्यू जो है वो, या फिर ये कह लो, ये वाली जो क्लॉक है ये मोर एक्यूरेट है ना। तो इस तरीके से हम एक्यूरेसी और प्रिसिजन करते हैं। ये एग्जांपल भी आप नोट डाउन कर लो ना। इसके आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। Conversion of unit using dimensional analysis. ठीक है, तो आपने आज से पहले भी यूनिट्स कन्वर्ट किए होंगे, ठीक है, बहुत बार, बहुत सिंपल है यूनिट कन्वर्ट करना। लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से भी हम यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो सपोज जैसे अगर मैं बात करूं, हमारे पास डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, ठीक है, इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। तो यही डिस्टेंस इक्वल टू 1000 मीटर है। तो आप एक चीज नोटिस करो, पहले इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 थी और यूनिट थी किलोमीटर। अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 1000 और यूनिट है आपकी मीटर। जब आपने यूनिट बड़ी, जब आपने यूनिट छोटी कर दी तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी। तो इसका मतलब क्या है, जब भी आप यूनिट कन्वर्जन करोगे तो अगर आपने बड़ी यूनिट्स ली तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी आएगी उस फिजिकल क्वांटिटी की, और अगर आपने यूनिट्स छोटी ली तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी आएगी। ये समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब है कि इसमें फिजिकल क्वांटिटी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, n मींस न्यूमेरिकल वैल्यू और u मींस यूनिट।
अगर हम डिस्टेंस को 1 किलोमीटर लिखें या 1000 मीटर लिखें तो क्या वो डिस्टेंस चेंज होगा? डिस्टेंस वही रहेगा। यूनिट बदलने से कभी भी फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, है ना? तो अगर फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है इसका मतलब है हम कह सकते हैं p कांस्टेंट है। p कांस्टेंट है, p कांस्टेंट दैट मींस n इनवर्स इक्वल्स टू यूनिट्स। इससे भी क्या समझ में आ रहा है? अगर आप यूनिट बड़ी कर दोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो जाएगी, अगर यूनिट छोटी कर दोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो जाएगी, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेगी, है ना? सो अकॉर्डिंग टू दैट p is equals to n1 u1 is equals to n2 u2 ऐसा लिख सकते हैं। you have फर्स्ट यूनिट सिस्टम में फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, सेकंड यूनिट सिस्टम में सेकंड न्यूमेरिकल वैल्यू, बट ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी सेम है। सो कैन वी से n2 is equals to n1 u1 by u2 बोल सकते हैं ऐसा? तो यही हमारा फॉर्मूला है कन्वर्जन के, राइट? अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे देखो, हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज स्पीड दी हुई है 35 किलोमीटर पर आवर, इसको मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है? मैं यूज करूंगा हाँ वो जो आप 5/18 कह रहे हो वो हम कर सकते हैं, लेकिन जब स्कूल में ऐसा लिखा है ना कि कन्वर्जन मतलब कन्वर्ट करिए यूनिट यूजिंग डायमेंशन एक्सिस, तो आपको 5/18 नहीं करना है, तो अपनी ये प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट स्पीड इन मीटर पर सेकंड। लेकिन वो चेक करने के लिए यूज तो कर सकते हैं क्या? हाँ चेक करने के लिए कर सकते हो कि आपका आंसर सही है ना? तो n2 हो जाएगा आपका n1 u1 by u2। अब इन्होंने लिखा है इसका मतलब क्या है? अब नोट मत करो, देखो ये जो हमने लिखा है इसका मतलब क्या है वो हम समझ लेते हैं। n1 का मतलब है फर्स्ट यूनिट सिस्टम न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि 35 दी हुई है, लिख देते हैं। अब ये u1 u2 क्या है? u1 का मतलब है फर्स्ट यूनिट सिस्टम, u2 का सेकंड। तो जो हमारा स्पीड है उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? n चाहो तो आप n0 भी लिख सकते हो, बट उसका कोई मतलब नहीं है, लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे L1 by L2, L2 का कितनी होगा? जो यहाँ पर हो गया पावर वो यहाँ पर भी, फिर T1 by T2 इसकी पावर कितनी होगी? तो इसके लिए आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए अगर आपको कन्वर्जन करना है यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। इसका आपको डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो लिख देते हैं आगे 35 into L1 यानी कि फर्स्ट यूनिट सिस्टम जो है उसमें लेंथ जो है वो किलोमीटर में नापी जा रही है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे किलोमीटर। L2 में मीटर में नापी जा रही है, मीटर लिख। फर्स्ट यूनिट सिस्टम में टाइम आवर्स में है, सेकंड में मतलब दूसरा वाला किसमें सेकंड है, यानी पावर माइनस हो जाएगा 35 into किलोमीटर जो है उसको हम 1000 मीटर लिख सकते हैं। आवर्स जो है 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 यस। ये से कट गया, ये से कट गया, क्या हो जाए 35 into 1000 into 3600 की पावर -1 यानी कि डिवाइड ये घूम फिर के वही 5/18 आ जाएगा। देखो आना वही है, लेकिन आपके जो स्कूल वाले हैं ना, अब एक्चुअली जब सब्जेक्टिव एग्जाम होगा तो आपको वहां पर ये सारा करके दिखाना होगा, जैसे इसी तरीके से करेंगे, ठीक है? यहाँ पर जब आप फॉर्मूला लिखोगे तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल एनालिसिस। ये लिख दोगे उसके बाद ये सारी कहानी कर दो और इसको इसी ऑर्डर में लिखना है, इसको आप आगे सॉल्व कर लोगे तो आपका n2 आ जाएगा, यानी कि सेकंड सिस्टम में न्यूमेरिकल आ जाएगा। नोट डाउन करिए इसको। So next topic is limitations of dimensional analysis. तो डायमेंशनल एनालिसिस का जो लिमिटेशन है वो सबसे पहला लिमिटेशन ये है कि हम किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते। जैसे f 6 पाई ईटा आरबी, डायमेंशनल एनालिसिस से आप फोर्स का फॉर्मूला ईटा आरबी ये तो डिराइव कर लोगे, लेकिन आप ये वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, है ना?
तो पहला लिमिटेशन है वी कैन नॉट कैलकुलेट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. कांस्टेंट इन फॉर्मूला using dimensional analysis. Okay, second point. We cannot calculate formulas. Cannot calculate or derive. We calculate की जगह ना derive use करते हैं. Cannot derive formulas including positive या including addition, subtraction और exponential, trigonometric, etc. functions. तो ऐसा कोई भी फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं जिसमें एडिशन आ रहा हो फॉर्मूले में या सब्ट्रैक्शन आ रहा हो, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा हो, उनके फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं. सेकंड ये हो. थर्ड पॉइंट, वी कैन नॉट डिराइव formulas in which physical quantity is dependent on more than 3 physical quantities. In mechanics. ठीक है. मैकेनिक्स का मतलब है ये फोर्सेस, मोशन वगैरह इन सब. देखो अगर सपोज मैं कहूँ एक फिजिकल क्वांटिटी है ए, इट इज डिपेंडेंट ऑन बी सी डी ई. ठीक है, इसके पावर स्मॉल बी, इसके पावर स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, इनके पावर्स. ठीक है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो 4 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है. ठीक, अब होगा क्या जब आप इनके डायमेंशनल फार्मूला से पुट करोगे, क्योंकि हम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं. मैकेनिक्स का मतलब है फोर्स, मास, वेलोसिटी, है ना, ये सब मोशन और फोर्स से रिलेटेड वाला पार्ट, उसको हम मैकेनिक्स बोलते हैं. उसमें जो डायमेंशनल फार्मूला है उसमें एमएलटी भी आता है और वो टर्म नहीं आएगी. जैसे आपने कल डाउट पूछा था ना, उसमें परमिबिलिटी आ रही थी, परमिटिविटी आ रही थी, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है जो 12th में आएगा. मैकेनिक्स में एमएलटी भी आता है. तो अब इसका फॉर्मूला भी एमएलटी में होगा, इसका भी एमएलटी में होगा, क्योंकि मैकेनिक्स की बात हो रही है ना. अलग अलग होगा, इधर कुछ होगा, इधर कुछ होगा, अलग अलग होगा, सबकी पावर अलग अलग होगी, लेकिन एमएलटी में ही होगी. ये बात होती है. तो आप क्या करोगे, m की पावर से इकट्ठी करोगे, l की पावर से इकट्ठी करोगे, t की पावर इकट्ठी करोगे. यहाँ पर भी जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो mlt की टर्म्स में आएगा. इसकी पावर कुछ भी x y z, इधर a b c, और कुछ भी. तो अब समस्या ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल है वो 4 है, 1 2 3 4. और जब हम इसको इक्वेट करेंगे, क्योंकि एमएलटी ही है, तो हमें इक्वेशंस कितनी मिलेगी, 3, है ना. तो इसमें जो 3 हमारे पास एमएलटी वाली इक्वेशंस हैं वो 3 ही होंगे, क्योंकि m है, l और p है, और तो होगा नहीं, क्योंकि मैकेनिक्स की बात हो रही है. तो इक्वेशंस 3 है और वेरिएबल कितने हैं, 4. मैथमेटिक्स का रूल है, अगर आपके पास वेरिएबल ज्यादा है और इक्वेशंस कम है तो कभी सॉल्व नहीं होगा.
ये रूल पता है आपको कि नहीं पता? आप याद रखिए मैथ में रूल है, अगर आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ इक्वेशन अगर इक्वल हैं तो उसका आंसर आ जाएगा। अगर वेरिएबल ज्यादा हैं इक्वेशंस कम हैं तो कभी सॉल्व नहीं होगा, और अगर इक्वेशंस ज्यादा हैं वेरिएबल कम है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये मैथ्स में आप पढ़ोगे। बात कौन से चैप्टर में आता है? अभी तक तो पता नहीं। सॉल्यूशंस होते हैं इक्वेशंस के सॉल्यूशंस। जब मैथ्स में आपके आएगा किसने किस चैप्टर में एलपीपी में आता है, बट वो पार्ट जो है वो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना मैथ्स में, वो कौन सी क्लास में मुझे पता नहीं है, वो तो उसमें आएगा नहीं ये। हो जाता है। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में तो 10 में आ जाता है। तो वो उसके तीन टाइप होते हैं ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, एक्यूरेट सॉल्यूशंस, हाँ नो सॉल्यूशन। हाँ, तीन सिनेरियो होते हैं। तीनों सिनेरियो में आपको बता दिया, अगर नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा है इक्वेशंस कम है तो नो सॉल्यूशन, अगर इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल अगर बराबर है तो एक्यूरेट सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर नंबर ऑफ वेरिएबल कम है इक्वेशन ज्यादा है, इनफाइनाइट। नोट डाउन करो।